हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का फिर स्वागत है। तो बच्चों, हम आपके लिए ऊष्मागतिकी का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं जो कक्षा 11th का है। तो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का हम नेक्स्ट देखेंगे कि आंतरिक ऊर्जा क्या देखेंगे, आंतरिक ऊर्जा देखेंगे। और पहले पार्ट में हमने देखे थे कि ऊष्मागतिकी क्या होता है और उसके प्रकार देखे थे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या है। देखिए, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है बच्चों। आंतरिक ऊर्जा या नेज ऊर्जा कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा या नेज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को हम देखेंगे। देखिए, किसी निकाय या सिस्टम में, किसी निकाय में उपस्थित विभिन्न ऊर्जाओं, क्या कह रहे हैं बच्चों, विभिन्न ऊर्जाओं के योग, विभिन्न ऊर्जाओं के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक। जैसे विभिन्न ऊर्जाओं के योग को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों समझिए, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे अणुओं के रोटेशन में, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के रोटेशन में, और इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी होती है, केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी होती है, और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी होती है, और वाइब्रेशनल जो अणुओं में कंपन होती है वह किसके द्वारा होती है, आंतरिक ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा होती है, आंतरिक ऊर्जा के द्वारा होती है। तो बच्चों देखिए, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, परमाणुओं और अणुओं में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है। परमाणुओं और अणुओं में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा का देखिए, ऊर्जा जो होती है वह ताप दाब पर निर्भर करती है। किस पर करती है, ताप और दाब पर निर्भर करती है। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए, ऊर्जा को हम चाहे यू से डिनोट करें चाहे ई से, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा की जो होती है, या आंतरिक ऊर्जा या उनके निकाय में जो ऊर्जा होते हैं, ई ट्रांस, ई और ई रूट, और ई इलेक्ट्रॉनिक, और ई न्यूक्लियस, और ई केमिकल। तो बच्चों देखिए, जो ई ट्रांस है तो हम ई ट्रांस को देखते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में कैसे अणुओं की स्थानांतरित ऊर्जा होती है। क्या होती है, अणुओं की स्थानांतरित ऊर्जा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अणुओं को कैसे एनर्जी के द्वारा, आंतरिक ऊर्जा के द्वारा कैसे उनको क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, जैसे ई, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अणुओं की कंपन ऊर्जा, जो अणु क्या करते हैं, कंपन करते हैं, उसके लिए भी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। किसकी जरूरत पड़ती है, आंतरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है बच्चों। इसके बाद ई रूट, रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की गुणन ऊर्जा। क्या होती है, अणुओं की गुणन ऊर्जा। जो अणु क्या करते हैं, दोनों, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट करते हैं वो उनके लिए भी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आंतरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी, आंतरिक ऊर्जा। अब बच्चों जैसे ई है इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या है, ई है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। और इसके बाद फिर क्या है आपका, है केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी। जैसे बॉन्ड बनाने में भी क्या पड़ती है, आंतरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। ये सारी ऊर्जाएं मिलाकर क्या कहलाती है, हमारी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है बच्चों। तो आंतरिक ऊर्जा देखिए, आंतरिक ऊर्जा किससे डिनोट किया जाता है, तो ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम क्या कह सकते हैं, U2 माइनस U1। तो जो U1 है क्या है, यह हमारा प्रारंभिक, क्या है, प्रारंभिक ऊर्जा। और ठीक है, U2 हमारा क्या है, अंतिम ऊर्जा। क्या है, अंतिम ऊर्जा बच्चों, अंतिम ऊर्जा है, ठीक है। तो यह क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होगा, आपका अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा,
तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा, तो क्या होता है बच्चों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनके लिए भी आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, यूपी, मतलब यूपी का मतलब होता है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, और यू आर का मतलब होता है रिएक्ट, रिएक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। तो यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए वहां भी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम क्या देखेंगे, कार्य, क्या देखेंगे, कार्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क, क्या कहते हैं, वर्क। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, विस्थापन उत्पन्न हो जाए, ठीक है, विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो वस्तु पर क्या होता है, वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कोई कोई वस्तु हो जो विरामावस्था में हो, किस अवस्था में हो, विरामावस्था पर अगर कोई बल लगाया जाए तो उस पर क्या होता है, उसके दूरी बढ़ जाएगी, क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी बच्चों, और तब कहा जाएगा उस पर कोई बल आरोपित बल या बल लगाया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग, इस उत्पन्न विस्थापन को कार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन को कार्य। तो W बराबर हम लोग पढ़ते चले आए हैं, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों यहाँ W बराबर बल गुणे DL, तो ये DL का मतलब होता है बल, और बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। हम लोग पढ़ते चले आए कि W बराबर F इंटू डी होता है, तो बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों देखिए, देखिए ऊष्मागतिकी के आधार पर, ऊष्मागतिकी के आधार पर क्या होगा, यहाँ आधार पर कार्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला क्या है, कार्य, क्या है बच्चों, विद्युतीय कार्य, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए विद्युतीय कार्य मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है बच्चों, होता है विद्युत रासायनिक सेल, कैसा सेल हो, विद्युत रासायनिक सेल हो। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फील्ड, या ठीक है, तो विद्युत विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत कार्य, ठीक है, कौन कार्य करता है, विद्युत कार्य, कार्य होता है, कौन सा कार्य होता है, विद्युत। तो विद्युत बराबर क्या होता है, EMF, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या होता है, विद्युत की मात्रा, क्या होती है, विद्युत की मात्रा होती है। तो बच्चों क्या होती है, विद्युत की मात्रा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है देखिए दाब, आयतन एवं कार्य, दाब, दाब, आयतन और कार्य, तीनों, प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क। एक निकाय द्वारा क्या किया जाए, एक निकाय है, एक सिस्टम, एक निकाय द्वारा किया गया दाब और आयतन और कार्य, ठीक है। तो बच्चों हम इसको समझने के लिए क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर लेंगे जिस पर एक पिस्टन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, पिस्टन। तो देखिए एक घर्षण रहित, जिसमें घर्षण नहीं है, एक घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं, सिलेंडर। तो समझने के लिए बच्चों क्या कर देंगे, समझने के लिए, सिलेंडर में गैस का कुल आयतन क्या है, कुल आयतन हम मान लेते हैं VI, क्या मानेंगे, VI। तो बच्चों कुल आयतन VI है, और सिलेंडर में गैस का कुल दाब कितना है, P है, क्या है, P है। और ठीक है बच्चों, पिस्टन पर लगने वाला बाह्य बल क्या है, E, और EXT मतलब एक्सटर्नल मतलब बाह्य, जो उस पर बाह्य बल लगाया जा रहा है, बाह्य दाब, तो उस पर पिस्टन पर लगने वाला बाह्य बल, ठीक है, जिसे हम क्या करें, PES XT। तो और माना कि सिलेंडर में, माना देखिए बच्चों, माना सिलेंडर में गैस का अंतिम आयतन क्या है, VF, क्या है, V और F अंतिम है। और तब इसके बाद देखेंगे संकुचन, देखिए संकुचन में पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी, जब इसका संकुचन मतलब ये होता है बच्चों कि जब उस पर कार्य किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, तो चलाए जाने पर उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। आयतन में परिवर्तन, तो बच्चों आयतन में परिवर्तन देखेंगे, आयतन में परिवर्तन देखने के लिए हम क्या करेंगे, पिस्टन का क्षेत्रफल देखेंगे, पिस्टन का क्षेत्रफल क्या है, A। तो आयतन में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू ए, बच्चों L इंटू ए, और बराबर क्या हो जाएगा, अगर आयतन में परिवर्तन आपका डेल्टा V हो तो
क्या हुए, अंतिम आयतन क्या है, भी एफ है, माइनस प्रारंभिक आयतन क्या है, भी आई है। तो बच्चों क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को इधर लेंगे, बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो हम इसे लिख सकते हैं पीई एक्स टी इंटू ए, पीई एक्स इंटू ए लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां तक था, तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाइए।